हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वायुमंडल टॉपिक होगा। आज का टॉपिक क्या होगा? वायुमंडल टॉपिक होगा, जो रिट, पटवार, राजस्थान पुलिस और आरएस लगभग हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर लाभदायक है। एसएससी, रेलवे, आर्मी, ठीक है ना, इंडिया लेवल जो भी एग्जाम सभी के अंदर लाभदायक हैं। और वही टॉपिक आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए। तो आज का टॉपिक क्या होगा हमारा? वायुमंडल। ज्योग्राफी से टॉपिक है, ध्यान रखें आप। वायुमंडल खास तौर पे ध्यान रखिए, रिट पटवार वाले उसके लिए काफ़ी लाभदायक हैं कि लेटेस्ट ही एग्जाम होने वाले हैं और राजस्थान पुलिस का भी होने वाला, उसमें इसके क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहेंगे। देखो आप, सबसे पहले कि वायुमंडल कहते कैसे हैं। हम साधारण भाषा में, परिभाषा के रूप में अगर हम बात करें कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है? गैस, धूलकण, जलवाष्प, है ना, ये ठोस, ये सभी तरल अवस्था में भी विद्यमान होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं हर भाषा में। तो सबसे पहले तो हमें वायुमंडल का अर्थ आना जरूरी, ठीक है। तो देखिए आप, अर्थ की हम बात करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण, अरबास में, उसमें मैंने क्या बताया आपको? गैस, जलवाष्प, है ना, धूलकण, आवरण, जिसमें गैस हो गया, धूलकण हो गया, जलवाष्प हो गया, ठोस हो गया और तरल अवस्था भी हो गई, है ना, जो भी तरल अवस्था, ये सभी क्या कहलाते हैं? वायुमंडल कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? वायुमंडल कहलाते हैं। क्लियर? ठीक है। हाँ, अब देखिए आप, हम वायुमंडल का अर्थ तो हम जान लिया, लेकिन थोड़ा हमें ये ध्यान रखना वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है ना, या वायुमंडल की उत्पत्ति कब हुई है। तो देखिए, वायुमंडल की उत्पत्ति की अगर हम बात करें, इसकी उत्पत्ति की, तो देखिए आप, बिग बैंग थ्योरी, अगर बिग बैंग थ्योरी की अगर हम बात करें, उसके अकॉर्डिंग जो वायुमंडल की उत्पत्ति हुई, या वायुमंडल के अंदर ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड की बात कर लेते हैं हम पहले। ब्रह्मांड किसकी? वायुमंडल के अंदर जो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग 17.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। कितनी? 17.7 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। और महाविस्फोटक सिद्धांत के अकॉर्डिंग, महाविस्फोटक सिद्धांत के अकॉर्डिंग, ठीक है। और साथ में अगर हम बात करें, ब्रह्मांड की बात कर लिए, ठीक है। पृथ्वी की अगर हम बात करें कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है, तो देखा, पृथ्वी की जो उत्पत्ति होती है, किसकी? पृथ्वी। पहले हम किसकी बात की है? ब्रह्मांड की, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। और अगर हम पृथ्वी की बात करें, जिस पे आए मानव सभ्यता वगैरह सभी का निवास हैं यहाँ पर आर्यभाषा में, इसकी जो उत्पत्ति जो हुई है 6.4 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। कुछ मैं फैक्ट बता रहा हूँ, साथ में आपको वायुमंडल पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, 2 क्लास में पढ़ेंगे, ध्यान रखें आप। तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है 6.4 अरब वर्ष पूर्व हुई है। और साथ में अगर हम बात करें, जो पृथ्वी की जो भूपृष्ठ पट्टी, भूमि की जो ऊपर वाली पृष्ठ पट्टी है, भूपृष्ठ पट्टी, उसकी अगर उत्पत्ति की हम बात करें तो 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। कब हुई है? 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। क्या नाम है? भूपृष्ठ पट्टी। पट्टी है ना, 60 करोड़ वर्ष
पूर्व। अनेकों भूगोलवेत्ता अलग अलग बताते, ध्यान रखें आप, फिर भी इनको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आप, हमने बात कर ली, ब्रह्मांड आ गया, पृथ्वी आ गई और भूपृष्ठ पट्टी भी आ गई, ठीक है। अब साथ में देखिए आप, प्रारंभिक जो वायुमंडल था, क्या आपको पता है वायुमंडल में गैसें भी विद्यमान होते हैं, है ना। तो प्रारंभिक वायुमंडल के अंदर अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कौन सी गैस विद्यमान थी, तो आपका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन थी। सबसे पहले कौन सी गैस आई, हाइड्रोजन, प्रारंभिक गैस वायुमंडल में ना, प्रारंभिक गैस वायुमंडल। तो कौन सी गैस थी भाई, हाइड्रोजन गैस थी। कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन। क्लियर, ठीक है। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलने के बाद किसका निर्माण हुआ है, जल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ है, जल का निर्माण, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे पहला आई और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर साथ मिला लें तो किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा। यहां तक समझ गया, जल भी आ गया, ठीक है। और अगर हम बात करें जल का गर्म होने पर, यानी जल जब गर्म होता है तो किसका निर्माण होता है, जल वाष्प का निर्माण होता है, ठीक है ना। जल का गर्म होना, ठीक है। जैसे जल गर्म होता है किसका निर्माण होगा, जल वाष्प का निर्माण। यह भी वायुमंडल का प्रमुख संघटक है, ठीक है ना। ठीक है, जल गर्म हुआ और किसका निर्माण हो गया, जल वाष्प का निर्माण हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है, आज भी गर्म है, ठीक है ना। इसका मेन कारण, इसमें संवहनीय तरंगे चलती, क्या चलती है, संवहनीय तरंगे चलती है। और संवहनीय तरंगे चलने से क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है, धूलकण राख का निर्माण होता है, धूलकण और राख का निर्माण होता है। तो देखिए आप, पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का क्या है, आंतरिक भाग आज भी क्या है, गर्म है। आगे समय, पृथ्वी का भाग आज भी गर्म है, पहले भी गर्म था। इसमें मेन कारण क्या बताया आपको मैंने, संवहनीय तरंगे चलती। कौन सी तरंगे चलती है, संवहनीय तरंगे। जब संवहनीय तरंगे चलेगी तो क्या होगा, ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो किसका निर्माण होगा, धूलकण और राखा, धूलकण और राखा। तो ये चीज, कुछ फैक्ट बताया आपको मैंने कि पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण जिसमें गैस, धूलकण, जलवाष्प, ठोस, तरल अवस्था में पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है 17.7 अरब वर्ष पूर्व हो रही है, और महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। और पृथ्वी की जो उत्पत्ति हो रही है वो 6.4 अरब वर्ष पूर्व हो रही है। और भूमि की जो, पृथ्वी की जो भूपृष्ठ पट्टी है उसकी उत्पत्ति 60 करोड़ वर्ष पूर्व हो रही है। और वायुमंडल में सबसे पहले जो गैस आने वाली थी वो कौन सी है, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। और जल जब गर्म होता है तो किसका निर्माण होता है, जल वाष्प का निर्माण होता है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो संवहनीय तरंगे चलती है, जिस कारण क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और ज्वालामुखी विस्फोट से किसका निर्माण होता है, धूल कण और राख का निर्माण होता है। अरे बात समय, हम वायुमंडल पढ़ रहे हैं तो वायुमंडल से जुड़ी हुई कुछ चीजें आपको मैं बता रहा हूं। तो देखिए आगे, ये कुछ फैक्ट आपको बताए थे मैंने, अब और वायुमंडल से जुड़ी हुई खास बातें आपको बता रहा हूं। फिर हम वायुमंडल के संगठक पढ़ेंगे, वायुमंडल में होता क्या क्या है ना। देखें, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वायुमंडल का निर्माण कब हुआ, तो प्री कैम्ब्रियन युग से पहले हुआ। किससे हुआ, प्री कैम्ब्रियन युग,
वायुमंडल का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग से पहले हुआ। क्लियर? ये भी क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है। एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि वायुमंडल ये पृथ्वी पे ऊपर ऐसे जुड़ा हुआ कैसे है? तो ध्यान रखिए आप, ये पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जुड़ा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा होने का प्रमुख रीजन क्या है, तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। हर बात समय वायुमंडल पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जुड़ा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है ना, तो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भी हमें ध्यान रखना है। प्री कैम्ब्रियन युग को भी आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल से जुड़ी और खास बातें आपको मैं ये बताता हूं। देखो आप, पृथ्वी से लगभग 10,000 किलोमीटर तक क्या है वायुमंडल का विस्तार। फिर ऊपर क्या आ जाता है? अंतरिक्ष, उल्का पिंड, तारे, ग्रह, नक्षत्र वगैरह ना, सभी ऊपर विद्यमान है। तो देखिए आप, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ सकता है। देखिए आप, मान लो ये होगी पृथ्वी और ये बीच वाला एरिया हो गया, यानी 10,000 किलोमीटर से ऊपर हो गया अंतरिक्ष। ठीक है ना, और यह क्या हो गया? वायुमंडल हो गया। अंतरिक्ष में तारे है ना, नक्षत्र, उल्का पिंड। ठीक है, इनको हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आप, आपने देखा होगा उल्का पिंड गिरते हुए, आपने देखा होगा उल्का पिंड गिरते हुए, है ना। उल्का पिंड की जो गिरने की क्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं? उल्कापात कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। उल्का पिंड जब गिरता है ना, गिरने की क्रिया को क्या कहते हैं हम? उल्कापात। अब देखो, इससे एक अच्छा क्वेश्चन ये बन रहा है, यानी उल्का पिंड की गिरने की क्रिया को क्या कहते हैं? उल्कापात कहते हैं। अब ये उल्कापात जब नीचे आता है, पृथ्वी पे नीचे, तो यहां क्या आ रहा है? वायुमंडल आ रहा है। अरे बात समय, और उल्कापात यानी उल्का पिंड जब आते हैं यहां पर, तो वायुमंडल की परतों से इनका क्या होता है? घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण होता है। ठीक है, जब घर्षण होता है तो ये उल्का पिंड क्या होते हैं? चमकते हुए दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? चमकते हुए दिखते हैं। आप देखते हैं उल्का पिंड जब गिरते हैं, है ना, वो तो लाल लाल चमकते हुए आपको दिखते हैं। इसका मेन कारण क्या है? वायुमंडल से घर्षण। वायुमंडल की परतों से क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है। हर बात समय, अर्थात ये वायुमंडल जो है उल्का पिंड को पृथ्वी पर आने से रोकता है, पृथ्वी पर गिरने से रोकता है, गिरने से रोकता है। ठीक है ना, तो उल्का पिंड से पृथ्वी की जो रक्षा कर रहा है वो कौन कर रहा है? वायुमंडल कर रहा है। इससे भी अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, और उल्कापात को खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक और एक अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए आप, ये पृथ्वी है और ये क्या है? सूर्य है। सूर्य की ये किरणें आती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सूर्य विकिरण। क्या कहते हैं हम? सूर्य विकिरण। ठीक है, इनको लघु तरंग के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? लघु तरंग। ठीक है, ये धरातल पे आती है और ये पुणे जब वापस जाती है अरे बात समय, तो इसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे वापस जा रही हैं तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इसे वापस जाने की जो किरणों को कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। अरे बात समय, अब जब पार्थिव विकिरण वापस जाती है अरे बात समय, तो क्या होता है? यहां पर वायुमंडल जो होती है उसको ऊपर वापस नहीं जाने देती है। आने तो देती है अरे बात समय, लेकिन वापस नहीं जाने देती है। जब वापस नहीं जाती है तो क्या होता है? वायुमंडल गर्म रहता है। वायुमंडल क्या रहता है? गर्म रहता है। हर बात समय, और हमारी पृथ्वी भी क्या है? गर्म है। ठीक है, तो इस पृथ्वी का ऐसा क्वेश्चन यहां से आ जा सकता है
कि पृथ्वी का धरातल का औसत तापमान कितना होता है, पृथ्वी के धरातल का औसत तापमान कितना होता है। तो ध्यान रखें, ये कई दफा एग्जाम में आ चुका है, ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या है, तापमान इनका बढ़ता जा रहा। आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये दो अच्छे क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो जो उल्कापिंड गिरने की क्रिया को उल्कापात कहते हैं, और उल्कापात या उल्कापिंड जो नीचे गिरते हैं वो वायुमंडल से घर्षण करते हैं, इस कारण वो चमकते हुए दिखते हैं। और पृथ्वी से गिरने से रोकता कौन? वायुमंडल रोकता है। और सूर्य से जो विकिरण आती है उसे हम सूर्य विकिरण कहते हैं, लघु तरंगे कहते हैं। और जब ये धरातल पर आकर पुनः वापस लौटती है उस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। और पार्थिव विकिरण वापस ऊपर जाती है तो वायुमंडल उसे रोक देता है, इस कारण वायुमंडल भी गर्म रहता है और पृथ्वी का धरातल भी गर्म रहता है। और पृथ्वी के धरातल का औसत तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देखिए आगे, अब हम वायुमंडल के संगठक लेते हैं। क्या लेते हैं? वायुमंडल के संगठक। यानी वायुमंडल में क्या क्या होता है। वायुमंडल के संगठक, ठीक है। वायुमंडल के संगठक में अगर हम बात करें, गैस होती है, जलवाष्प होती है और धूलकण होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है? गैसें। सेकंड क्या ध्यान रखना है? जलवाष्प। और थर्ड क्या ध्यान रखना है? धूलकण, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? गैसें। क्या ले रहे हैं? गैसें। गैसों से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। तो पहली गैस कौन सी ले लेते हैं हम? नाइट्रोजन। कितना परसेंट इसका? 78.8%। कितना है? 78.8% इसकी वायुमंडल में उपस्थिति है। सेकंड गैस कौन सी है? आपको पता है, ऑक्सीजन है। सेकंड गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, ठीक है। 20.90, 95, 94 ये भी लिखा मिलता है हर बात समय, लेकिन इसका लगभग क्या मानेंगे हम? 21%, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखें आप, ठीक है। थर्ड गैस का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। थर्ड गैस में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट थर्ड गैस क्या कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड गैस को डायरेक्ट क्या कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बीच में कौन सी गैस आती है? ऑर्गन आती है। कौन सी गैस आती है? ऑर्गन। हर बात में कभी आरोही अवरोही क्रम का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। थर्ड नंबर पे कौन सी आ रही है? ऑर्गन, ठीक है। और आर्गन गैस का परसेंटेज कितना है वो देखिए आप, 0.93%। 0.93%, क्लियर। चौथे नंबर पे जो गैस आती है फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, 0.003 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हर बात समय इसका हमें ध्यान रखना है, क्या है? 0.003। तो ये चार गैस शुरू की तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। फर्स्ट नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर क्या आएगी? नियॉन। क्या आएगी? नियॉन। 0.0008, इसका भी आंकड़ा में ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आप, और अगर हम बात करें, एक जीरो ज़्यादा लगा दिया मैंने, और अगर हम बात करें इसकी नियॉन के बाद की, तो नियॉन के बाद में जो गैस आएगी वो आएगी हीलियम। क्या आएगी? हीलियम। 0.005 हर बात समय। और हीलियम के बाद में अगर हम बात करें तो क्या आएगी? ओजोन। ओजोन की मात्रा कितनी है? 0.00006 हर बात समय। और ओजोन के बाद की अगर हम बात करें तो क्या आएगी? हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन में कितने परसेंट मात्रा है? 0.0005। तो ये कुछ आंकड़े जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। शुरुआत के चार गैसों को आपको ध्यान रखना है, ऑर्गन को
थर्ड नंबर पे इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1 गैस की बात करते हैं, कौन सी? नाइट्रोजन। नंबर 1 गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन N2 की परसेंट की मात्रा कितनी है? 78.8%। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम आ जाए कि वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है। अरे बात समय, नंबर 1 गैस ले रहे हैं हम, नाइट्रोजन। N2 है ना, 78.8%। खोज किसने की इसकी? रदरफोर्ड, ठीक है। अरे बात समय, ये सर्वाधिक वायुमंडल में क्या है? विद्यमान है, सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखें आप, नाइट्रोजन जो गैस है, पौधों के पोषण में इनका महत्व है। पौधों के पोषण में महत्व, और खास तौर पे कौन से पौधे? दलहनी। कौन से हैं? दलहनी। दलहनी जो पौधे हैं उनकी जड़ों में क्या होता है? बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइबोजियम, और भी बैक्टीरिया है। हर बात समय, राइबोजियम बैक्टीरिया भी पाया जाता है इनके जड़ों में। तो देखिए आप, क्या होता है, जो राइबोजियम बैक्टीरिया हैं उनके दलहनी फसलों के अंदर वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं? नाइट्रेट में बदल देते हैं। नाइट्रोजन को किस में बदलेंगे? नाइट्रेट में। ये प्रक्रिया थोड़ी हमें ध्यान रखना, वैसे आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप, नाइट्रोजन क्या करती है? ऑक्सीजन को नियंत्रण में कम करने का काम भी करती है। ऑक्सीजन को नियंत्रण, हर बात समय ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो भी नुकसान है, ध्यान रखें आप। ज्यादा हो जाए, नाइट्रोजन कम हो जाए तो, ठीक है। इनका संतुलन जो बना रही है वो कौन बना रही है? नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? जलाने में सहायक है। इसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अब ऑक्सीजन की बात की अगर हम बात करें, सॉरी नाइट्रोजन की बात की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन की, किसकी है? ऑक्सीजन। कितनी मात्रा है इसकी? 20.94 में, लगभग कितना परसेंट है? 21%। हर बात समय, सीले और प्रिस्टले ने इसकी खोज की थी, है ना। अब देखिए, इसको प्राणवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणवायु। अरे भाई, हमको जीवन दे रही नहीं दे रही ऑक्सीजन गैस, इस कारण इसको क्या कहा जाता है? प्राणवायु कहा जाता है, ठीक है। और एक अच्छा सा इनका क्वेश्चन है, वो है कि भूपरपट्टी, कौन सी? भूपरपट्टी, परपट्टी। एग्जाम आ जाए कि भूपरपट्टी पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो क्या आएगा? ऑक्सीजन। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, ठीक है। कितनी परसेंट मात्रा है इसकी? 46% मात्रा है। भूपरपट्टी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। और कितना परसेंट मात्रा है इसकी? 46% इसकी मात्रा है। साथ में ये क्या करती है ऑक्सीजन गैस? जलाने में सहायक है। किस में सहायक है? जलाने में सहायक। एग्जाम आ जाता है, कौन सी गैस ज्यादा जलाने में सहायक है, तो कौन सी है? ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर हम ईंधन की बात करें, ईंधन अगर जलता है तो किसकी वजह से जलता है? ऑक्सीजन की वजह से। ईंधन को जलाने में सहायक, ठीक है भाई। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखना है कि सर्वाधिक खपत ऑक्सीजन की किस में होती है, तो प्राण वायु के रूप में होती है। सर्वाधिक मात्रा में इसकी खपत किस में होती है? प्राण वायु के रूप में खपत होती है, ठीक है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट गैस। हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट गैस कौन सी आएगी? ऑर्गन आएगी। कौन सी गैस आएगी? ऑर्गन। देखिए, ऑर्गन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम में? ऑर्गन, ये आ रहा ना, ठीक है। एक तो इसका परसेंटेज ध्यान रखना, क्या है? 0.93, तीसरी सबसे बड़ी गैस है। क्लियर? और एक अच्छा सा क्वेश्चन ये बन रहा है इसका, ये गैस कैसी है? सबसे ज्यादा अक्रिय गैस। सबसे ज्यादा क्या है? अक्रिय गैस। एग्जाम कभी आ जाए कि सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन सी, तो आर्गन है। सबसे ज्यादा अक्रिय
गैस। ठीक, ये एक अच्छा क्वेश्चन, इसका हमें ध्यान रखना है। और ये तीसरी सबसे बड़ी गैस है। क्लियर? ठीक है। अब देखिए आप 3 गैसों की बात कर लिया हम। चौथी गैस कौन सी आ रही है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी गैस कौन सी आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। क्लियर? कितना परसेंट मात्रा है इसकी? 0.003। 0.003। ये चौथी सबसे बड़ी गैस है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए आप, इससे जो क्वेश्चन जुड़ा हुआ बन रहा है, ये क्या करती है? ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ावा देती है सबसे ज़्यादा ना, सबसे ज़्यादा ये देती है। क्लियर? कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ावा कौन सी गैस देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही है ग्रीन हाउस गैस को प्रभाव को बढ़ावा देने वाली? और भी बहुत सारी गैस हैं। एक अच्छा सा आपके लिए कोड लेकर आया हूं मैं कि इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं ना। इसका कोड है, देखिए आप याद रखना आप इसको। ओ मीना कल काजल मत लगाना। हर बात में ओ मीना कल काजल मत लगाना, ये सभी इस कोड के अंदर ग्रीन हाउस से संबंधित गैसें कंप्लीट हो जाएगी। हर बात समय देखो आप, क्लियर करते हैं हम इसको। ओ से क्या हो गया? ओजोन। भाई कभी एग्जाम आ जाए, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हर बात से पहचान कीजिए। निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है बढ़ावा देने वाली, तो पहचान कीजिए। कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम आ सकता है ना। ठीक है, ओ से ओजोन हो गया। मी से क्या हो गया? मिथेन। ना से क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड। हर बात में नाइट्रस ऑक्साइड। क्लोरो फ्लोरो। हर बात में क्लोरो फ्लोरो। ठीक है, का कार्बन डाइऑक्साइड। ये कोड मैंने बनाया आपके लिए याद करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जलवाष्प। हर बात समय इनको आप साइलेंट कर दीजिए। तो ये सभी इसमें क्या आ गई है? ग्रीन हाउस गैस है। आगे समय आपके यहां पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ावा देती है। आपको पहले मैंने बता दिया है कि भाई जो सूर्य से जो ये किरणें आती हैं, सूर्य विकिरण, क्या कहते हैं इसको हम? सूर्य विकिरण, है ना। धरातल पे आती, वापिस जब जाती, वो क्या कहलाती है? पार्थिव विकिरण। जब ऊपर जाती है, वायुमंडल क्या करता है? उसको जाने नहीं देता है। और जब इन गैसों का प्रभाव अगर बढ़ गया तो वो वापिस जाएगी नहीं, और नहीं जाएगी तो ज़्यादा क्या हो जाएगा? यहाँ पे धरातल ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है हर बात समय। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है हर बात समय। तो पृथ्वी पर जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस जो प्रभाव बढ़ रहा है, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव जो बढ़ता है, उस विधि को क्या कहते हैं? सतह का जो तापमान बढ़ता है पृथ्वी को, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हर बात समय, तो यानी पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ना, वो क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है? ये कोई एक राष्ट्र की समस्या नहीं है, ये क्या है? पूरी दुनिया की समस्या है। किसी एक राष्ट्र विशेष इंडिया की समस्या नहीं है, अमेरिका, पूरी दुनिया की एक बड़ी समस्या ये हर बात समय। तो इस समस्या को हल करने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ जापान के अंदर, क्योटो के अंदर, ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग से 1997 के अंदर। कब हुआ है? 1997। पृथ्वी को बचाना किसे? ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, प्रोटोकॉल होता है। कब हो रहा है? 1997 में। कहाँ हो रहा है? जापान, क्योटो।
क्योटो। और बस में ये एग्जाम आता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ है, तो कब हो रहा है 1997। इसका संबंध किससे? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को बचाना। ये सामूहिक दुनिया के सभी राष्ट्रों की पहल थी। इसका उद्देश्य अगर एग्जाम आ जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य सबसे बड़ा क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव को, ग्रीन हाउस प्रभाव, आर्यभाष में ग्रीन हाउस प्रभाव, या इसको हम कह सकते हैं हरित गृह प्रभाव। आर्यभाष में क्या है? हरित गृह प्रभाव रोकना, ठीक है ना? क्लियर यहां तक? ठीक है ना? अब एक इसके बारे में बताना चाहता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो भी गैसें, इन सभी गैसों को रोकने के, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही खत्म करने के लिए ऐसा ये क्योटो प्रोटोकॉल ये हुआ था, नहीं, इसके अंदर जितने भी क्या नाम हरित गृह प्रभाव को बढ़ावा देने वाली गैसें हैं, सबको खत्म करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ध्यान रहे, वर्तमान में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा वो लगातार बढ़ती जा रही। कभी एग्जाम आता है वर्तमान में किस गैस की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है, तो कौन सी गैस की मात्रा बढ़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही। इसका मेन रीजन क्या है? तो ईंधन का जलना। क्या है? ईंधन का जलना, पेड़ों की कटाई, ईंधन का जलना, पेड़ों की कटाई। हर बात में, और अगर हम बात करें क्या है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो ईंधन भी जल रहा है और पेड़ों की कटाई भी हो रही, तो इसका मेन कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ भी जा रही है। क्लियर यहां तक? अब देखें नेक्स्ट गैस है ना, हरित गृह प्रभाव को थोड़ा ध्यान रखें आप। अब नेक्स्ट गैस अगर हम बात करें तो कौन सी आ रही है? नियॉन। कौन सी गैस आ रही है? नियॉन। 0.008% है, ठीक है। और ये भी कैसी गैस है? अक्रिय गैस। सबसे ज्यादा कौन सी आ रही है? अक्रिय गैस, आर्गन आ रही, ध्यान रखें आप, ठीक है। लेकिन ये भी क्या है? अक्रिय गैस है। क्लियर? अब नियॉन की अगर बात करें तो हीलियम गैस है। कौन सी गैस है? हीलियम। मैं चार क्रम आपको पहले से ही लिखा दिया, चारों क्रम को आपको ध्यान रखना, बात पीछे वाली गैसों का क्रम को इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। हीलियम की मात्रा जो है वो क्या है? 0.005% है। इससे जुड़ा हुआ अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, वो क्या है? वो है सबसे हल्की निष्क्रिय गैस। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे हल्की गैस कौन सी, तो हम हीलियम कर लेते हैं। हर बात में सबसे हल्की निष्क्रिय गैस कौन सी, तो हीलियम है। और सबसे हल्की गैस कौन सी, तो क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। देखिए आप, सबसे हल्की निष्क्रिय गैस, तो हमारा आंसर क्या होगा? हीलियम। और अगर बाकी क्वेश्चन बन जाए कि सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस, तो फिर क्या होगा? हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे हल्की क्या है? निष्क्रिय गैस तो हीलियम, और सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन, ठीक है ना। देखिए आप, हीलियम का अगर उपयोग की अगर हम बात करें तो देखिए आप, वायुयान के जो टायर होते हैं ना, वायुयान के टायर, उसमें कौन सी गैस होती है? हीलियम होती है, ठीक है। और वायुयान टायर के अलावा आपने देखा होगा गुब्बारे जो आकाश में उड़ते हैं, उसमें क्या होता है? हल्की गैस होती है ना, तो गुब्बारे हो गए। गोताखोर जो जाते हैं उसके लिए भी है गोताखोर। और अगर हम बात करें इन दो गैसों का, हीलियम और हाइड्रोजन का, सूर्य एक क्या है? गैसीय गोला है। सूर्य क्या है? गैसीय गोला है। और सूर्य में कौन सी गैसों की प्रधानता है? एक तो हाइड्रोजन है और एक क्या है? हीलियम है। और कभी एग्जाम आ जाए कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैसें विद्यमान है, तो ब्रह्मांड के अंदर भी क्या आएगी? हाइड्रोजन प्लस हीलियम। आपको पता हल्की गैस कहाँ होगी? ऊपर। हर बात समय इसका भी हमें ध्यान रखना, और सूर्य के अंदर कौन सी गैस है इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हुई बात हीलियम की। हीलियम के बाद में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, है ना, सीधा सा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी आ रही है?
ध्यान रखिए 0.0005, 0.0005%। ठीक है। और हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्की गैस है। और वायुमंडल में सबसे पहले कौन सी गैस आई? हाइड्रोजन सबसे पहले। और ये सूर्य के अंदर भी पाई जाती, ब्रह्मांड के अंदर भी पाई जाती। ठीक है। साथ में इसका ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन ये है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा गया? क्या है? भविष्य का ईंधन। भविष्य का जो ईंधन होगा वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। और वायुमंडल में सबसे पहले कौन सी गैस आई? हाइड्रोजन आई। और सबसे हल्की गैस कौन सी? हाइड्रोजन है। ठीक है। अब नेक्स्ट गैस है जो आपकी लास्ट गैस है, वो कौन सी है? ओजोन। ठीक है। ओजोन O3 कितनी मात्रा है इसकी? 0.0006 है ना, 0006। इससे जुड़ा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखें आप ओजोन से, कि ओजोन जो है ये वायुमंडल में एक परत के रूप में विद्यमान है। किसके रूप में? परत के रूप में विद्यमान है। और वर्तमान में क्या है? इस ओजोन परत को सर्वाधिक जो नुकसान पहुंचा रही है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। इसका हमें ध्यान रखना है। अर्थात ओजोन परत में क्या हो रहा है? छिद्र हो रहा है। और इसके जो प्रमाणिक तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं वो अंटार्कटिक महाद्वीप से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? अंटार्कटिक महाद्वीप पे प्राप्त हुए। अगर इस तरह से इसका क्षरण होता जाएगा तो सूर्य की जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, सीधी धरातल पर आएगी, मानव को भी नुकसान पहुंचाएगी। और मानव के अंदर आपको पता है पराबैंगनी किरणों से कौन से रोग होता है? त्वचा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? त्वचा रोग। साथ में ध्यान रखें आप, जब सीधी किरणें नीचे आएगी, धरातल का तापमान भी बढ़ेगा। और अंटार्कटिक महाद्वीप पे सीधी जा रहे तो बर्फ पिघलकर किस में लीन हो जाएगी? पानी में। और समुद्र का जो है जल स्तर ऊपर उठेगा और स्थलीय भाग भी पानी में लीन हो सकता है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हुआ है? ओजोन को बचाने के लिए, CFC गैसों को खत्म करने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ है, उसको नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1987 में। कब हुआ है? 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। हर बात समय, जिसका उद्देश्य क्या था? ओजोन परत को बचाना। जिसका उद्देश्य क्या है? ओजोन परत को बचाना। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जो एजेंडा जो लागू हुआ है वो लागू हुआ है 16 सितंबर 1989 को। कब लागू हुआ है? 16 सितंबर 1989 को। 16 सितंबर 1989 को। ठीक है। 16 सितंबर 1989 को लागू हुआ। इसी कारण 16 सितंबर की डेट एक फेमस है, वो है ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ है? 1987 में हुआ है। उद्देश्य क्या? ओजोन को बचाना। अरे बात समय, लागू कब हो रहा है? 16 सितंबर 1989 को। और इस 16 सितंबर डेट को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस। अरे बात समय, आपको मेरा पूरा विश्वास है कि वायुमंडल के बारे में आपको समझ में आया होगा। हम सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। अभी वायुमंडल के संघटक के अंदर सिर्फ हमने क्या लिया? अभी गैसें लिए। आगे हम जलवाष्प, धूल के कण भी लेंगे। नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी मिलेगी। अगर हमारी क्लास आपको समझ में आई है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।